हेलो फ्रेंड्स, तो कल तक हम लोगों ने देखा था द कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक था। आज हम देखेंगे द क्राउन रूल जो 1858 से अब ये हमारे इंडिपेंडेंस तक चलेगा 1947 तक। इसमें पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सेपॉय म्यूटनी। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में डबल गवर्नमेंट जो कि हमारा फॉर्म हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसको ख़त्म कर दिया गया और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। वो ऑफिस लंदन में क्रिएट किया गया था और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से ज़्यादा पावर्स थे, उन्हें ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड किया गया। और इसमें 15 मेंबर्स का काउंसिल बैठाया गया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजंस एज केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड 15 मेंबर्स। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया, ये अपने डिसीजंस के जिम्मेदार खुद थे, मतलब इनके ऊपर भी केस फाइल हो सकता था, ये इंडिपेंडेंट नहीं थे। और इसमें किया गया इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये था हमारा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो 1861 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ पावर्स को वापस दिए गए, जैसे वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें जो हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे, वो कुछ नॉन ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कर सकते थे अपने काउंसिल के लिए। इसमें 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को हायर किया, मतलब नॉमिनेट किया। उसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव थे। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, रिस्टोरिंग हुआ। जो हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे कि बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर्स था वो ले लिया गया था चार्टर एक्ट 1833 में, अब उनके पावर्स वापस कर दिए गए इसमें। मतलब अब उनके पास भी पावर्स थे, अब वो डायरेक्टली इनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल। इसमें नया लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब, विच वर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897। इन तीनों जगह ये 3 ईयर्स में इस्टेब्लिश हुए थे। पॉइंट नंबर 2 पे जो रिस्टोरेशन था, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग, इसका और था फर्स्ट स्टेप जो था हमारा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा अगर पेन पेपर पास में है तो। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ 1773 में, लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन हुआ 1833 में, और फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हमारा 1861 में, और लास्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हुआ हमारा 1935 एंड 1937 में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है कि इसमें एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जो कि एग्जीक्यूटिव को लॉज मेकिंग का पावर दिया गया जब पार्लियामेंट एब्सेंट होगा। इमरजेंसी में अगर पार्लियामेंट में कोई नहीं है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉज बना सकती है। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ था। अब आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसे हम एक्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं, मतलब इलेक्शन का नाम पहली बार आया इंडिया में, लेकिन वो इनडायरेक्ट बन के आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इसमें स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया और इसमें पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, मतलब बजट बना के लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया गया कि उसे वो डिस्कस भी कर सकते हैं। इसमें जो हमारे वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय शुड टेक सजेशंस ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिफोर नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट था कि अब जो हमारे वॉइसरॉय थे वो डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं कर सकते थे किसी का भी। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे जो वॉइसरॉय थे वो डायरेक्ट नॉमिनेशन किसी का भी नहीं कर सकते थे। पहले उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से परमिशन लेना पड़ता, मतलब उनका भी सुझाव लेना पड़ता, इसे नॉमिनेट किया जाए कि नहीं किया जाए। इसमें रोल ऑफ जमींदार, ट्रेड यूनियन, चैम्बर्स एक्सेट्रा का भी रोल बनाया गया। इफेक्ट ऑफ 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में जो ये चीज़ें हुई, मतलब कि ये नई चीज़ें हुई कि इनडायरेक्ट इलेक्शन आया, इसमें नॉमिनेशन वॉइसरॉय खुद नहीं कर सकते थे,
तो ये हुआ कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ इंडिया में, उसके दबाव में आकर के इन्होंने ये सारे काम किए, अदरवाइज ये नहीं करते हैं ये। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉर्ड मॉडले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो मिंटो थे वो लॉर्ड मिंटो वॉज देन द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये दोनों उस समय थे, तो इन दोनों के नाम से ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स फॉर्म हुआ। इस एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने किया था इंडिया को तोड़ने के लिए, जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1909 तक आते आते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑफिस बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी या तो ब्रिटिशर्स का जो भी कह लें। इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इसमें 16 से 60 लोगों के मेंबर हो गए नॉन यूनिफॉर्मली, अचानक से, मतलब इतने ज़्यादा पावर्स आ गए इसमें। इसमें एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किया गया जो कि फॉर मुस्लिम्स और फॉर हिंदूज, मतलब वो अपने लीडर खुद चूज कर सकते हैं और हिंदूज अपने लीडर खुद चूज कर सकते हैं। ये इंडिया को तोड़ने का सबसे पहला स्टेप लिया गया। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल टेक्निक खेला गया मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पे ये देखिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया, मतलब कि सेपरेट कराने में बहुत बड़ा हाथ था इनका, लॉर्ड मिंटो का। अब क्वेश्चन ये है कि 1773 से 1909 तक ने हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला। अब 1909 से 1947 तक का 38 ईयर्स बचे हमारे पास। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि 38 ईयर्स में हमें आज़ादी मिल गई। अब इसमें महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, जो कि हम कल पढ़ेंगे, और वो एक्ट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहाँ से डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। थैंक यू।